सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक किस्सा लेकर। क्राइम से जुड़ा पुणे से आ रहा बहुत बड़ा मसला। एक बार फिर एक खून की जंग खेली जाएगी पुणे की सड़कों पे। क्या हो गया ऐसा कि एक बार फिर 1983 का इतिहास दोहराया जाएगा। बहुत दिनों से मैंने हिंदी की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि आपको मैंने बताया था मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 1 महीना और लगेगा जैसा डॉक्टर कहते हैं, पर मैं 1.5 महीना पकड़ के चलता हूँ कि इनके 10-15 दिन और लगा देते हैं। खैर, पूना में एक नहायत शरीफ आदमी का कत्ल हुआ संडे को। उस आदमी का जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कभी दंगा नहीं, फसाद नहीं, किसी को गाली गलौज नहीं, और उस आदमी को मारा तो क्यों मारा? और ये आदमी एक ऐसे परिवार का सदस्य है जिस परिवार के सदस्यों के ऊपर दर्जनों कत्ल के केस चल रहे हैं। इस शख्स का नाम है, 40 साल के करीब उम्र होगी, वनराज आंदेकर। ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के फंक्शन का एक बार कारपोरेटर रह चुका है, पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। अभी नहीं था, लेकिन अपना एक पॉलिटिकल ऑफिस था, वहाँ पे रोज जाता था, बैठता था। दर्जनों लोग इसके ऑफिस में आते थे, मिलते थे, लोगों के काम करता था, करवाता था। लेकिन कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी भी पंगे में नहीं था। और उसका मर्डर हो गया, उसका बदला तो उसके परिवार वाले लेंगे। अब बताते हैं कि ये झगड़ा था क्या। ये झगड़ा परिवार का झगड़ा था। पहले वो परिवार की आपको बैकग्राउंड बता दें, फिर आपको झगड़ा समझ आएगा। ये इनसाइड स्टोरी आपको नहीं पता चलेगी जब तक आप बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे। इसका किस्से को, कहानी को समझने के लिए एक बार आप भले ये आज का ये एपिसोड बीच में रोक के हमारा 2 साल पहले का बनाया हुआ एपिसोड नंबर 366 वो एक बार ज़रूर सुन लेना। 1 लाख से ज़्यादा लोग उसको अभी तक देख चुके हैं। और वो किस्सा था इस जो संडे को जिसका कत्ल हुआ है वनराज आंदेकर का, इसके अंकल के ऊपर वो किस्सा था जिसका नाम था बालू आंदेकर। बालू आंदेकर अपने ज़माने का शायद पूरे पूना का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था, उसी तरह जैसे मुंबई में करीम लाला था। उसके चलते पूना में अंडरवर्ल्ड शुरू हुआ, बहुत नाम कमाया किया। और उसके चलते उनकी एक बहन आंदेकर की, वो पूना की मेयर भी रही है, कारपोरेटर भी रही है, और पूना की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर भी बनी। वो बालू आंदेकर की बहन थी। उसका एक खास साथी भी था, उसका दोस्त था, लेकिन किसी बात चलते उनका आपस में डिस्प्यूट हो जाता है। और एक दिन बालू आंदेकर को बिल्कुल उसी तरह जैसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में होता था, जेल में जाके अपने दुश्मनों को, पुलिस स्टेशन में, अदालत में जाके अपने दुश्मनों को मारना, उसी तरह पूना में वो दोहराया गया जब बालू आंदेकर को एक कोर्ट के हियरिंग के दौरान कचहरी में 8-10 लोगों ने आके घातक हमला किया। तलवारों से, कोयते से, चाकू से, छुरी से, गोली नहीं चलाई थी, और उसका कत्ल कर दिया था। ये बात 1983 की है। उसके बाद दोस्तों, बालू आंदेकर के भाई और सूर्यकांत ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वो लोगों की लिस्ट बनाई जो लोग उस दिन कचहरी में उसके भाई को मारने आए थे।
और एक एक करके उनको ढूंढा गया, उनका पीछा किया गया और कुछ सालों में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, सूर्यकांत और उसके साथी। अब बालू आंदेकर का गैंग का सरगना बन गया उसका छोटा भाई सूर्यकांत आंदेकर, और वो लड़ाई अभी तक जारी थी। 10-12 लोग थे उसको मारने में, कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, कुछ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उसके बाद पिछले 2-3 सालों में 3-4 और लोगों को मार दिया गया जो बालू आंदेकर के कत्ल के साथ किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। तो सूर्यकांत आंदेकर की 83 के बाद की ज़िंदगी ज़्यादातर जेल में ही गुजरी। हर मर्डर के बाद जेल में या जेल में बैठ के उसने अपने गैंग के थ्रू अपने भाई के दुश्मनों को तलाशना, मारना शुरू किया। दर्जनों मर्डर के केस उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन जैसे अक्सर होता है कि ना गवाह आते हैं ना कुछ होता है प्रोसीडिंग। अब 93 में उस आदमी को जेल भी होती है, और कितने साल हो गए, 7 साल वो, 24 साल ये, 31 ईयर्स, और 83 से लगाएं तो अब 10 साल और लगा लो, 41 ईयर। 40 साल से वो आदमी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए लोगों को ढूंढ रहा है मार। उसी सूर्यकांत आंदेकर का बेटा है जीवनराज आंदेकर, जिसका 2 दिन पहले पूना उसके ऑफिस के बाहर बिल्कुल उसी तरह कत्ल किया गया जिस तरह इसके अंकल का कत्ल किया गया था 1983 में, बालू आंदेकर। फर्क इतना था कि इसको मारने के लिए भी 10-12 लोग आए थे, उनके पास भी कोई थे, चाकू, सब कुछ था, लेकिन इस बार गोलियां भी साथ में चली। एक ही आदमी के पास हथियार था और वो शायद नया आदमी था। उसने वनराज आंदेकर की गर्दन पे ही 5 गोलियां चला दी, क्लोज रेंज। और उस समय वनराज आंदेकर का चचेरा भाई, कज़न उसका, उसके साथ था, लेकिन वो किसी ना किसी तरह जान बचा के भाग गया। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा गौर से सुनना। जब वनराज आंदेकर के ऊपर हमला हो रहा था तो इसके ऑफिस, जो इसका ऑफिस था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का, अजीत पवार के फैक्शन का, उसके बिल्कुल सामने वाली जो बिल्डिंग थी अक्रॉस द रोड, उसके पहले माले के बालकनी पे इसकी 2 सगी बहनें अपने साथियों के साथ खड़ी थी और चिल्ला रही थी कि हमारे भाई को छोड़ना मत, मारो इसको, मारो मारो मारो, छोड़ना मत। और यहाँ तक कि जो इसका कज़न भाग रहा था, जिसका कोई लेना देना नहीं था स्टेज से, उसको भी मारने के लिए उकसा रही थी दोनों बहनें। अब संडे का दिन, और ये आदमी कभी संडे को अपने ऑफिस नहीं जाता था, संडे को इसके साथी भी नहीं आते थे। उस दिन पता नहीं क्यों चला गया अपने कज़न के साथ। और कोई दिन होता तो उसके ऑफिस में दर्जनों लोगों की भीड़ लगी रहती थी, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसको इस तरह शरेआम ऑफिस के बाहर खड़े को मार देने की। और उस आदमी को कोई उसके दिल में भी था नहीं, उसका कोई किसी से दुश्मनी नहीं, घर के मसले होते हैं वो थे। अब आपको बताते हैं कि बहनें सामने वाली बालकनी से क्यों चला रही थी कि मेरे भाई को मारो, हमारे भाई को मारो, छोड़ना मत। दोस्तों, बहुत दर्दनाक कहानी। सूर्यकांत आंदेकर, जिसके बेटे का मर्डर हुआ, उसकी 2 बेटियां हैं और 2 बेटे। वनराज आंदेकर का छोटा भैया कृष्ण, जो 1 नंबर का बदमाश है, अपने बाप की तरह या अपने अंकल की तरह, उसका भी जेल में आना जाना लगा रहता है।
और 2 बहनें। उनका जब उम्र होती है तो शादी की, तो बड़ी बहन के लिए, मैं बहनों का नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, उनके आगे बच्चे हैं सब है, अब उनको पकड़ा गया, अरेस्ट हो गई हैं, सब हो गया, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं तो आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ कि हुआ क्या। जो बड़ी बहन थी उसकी शादी कोल्हापुर शोलापुर के नज़दीक किसी गांव में कर दी जाती, लेकिन वो परिवार इतना अमीर नहीं होता, कुछ थी बात, शादी हो गई। जो दूसरी बहन या कहो सूर्यकांत की छोटी बेटी, वो थोड़ी सी मेंटली अपसेट रहती थी, उसका दिमाग पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था, कुछ दिमागी तौर पे समस्या थी। जिस लड़के से बड़ी बहन की शादी होती है उसका एक भाई है जिसका नाम है गणेश। मैं गणेश का नाम इसलिए ले रहा हूं कि जो पूरी हरकत में गणेश का बहुत बड़ा रोल है। तो जब उस शादी होती है तो अब लड़की को रहना पड़ता था जाके कोल्हापुर कहीं अपने ससुराल में, लेकिन सूर्यकांत ने देखा कि उनके हालात, घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो अपने दामाद को पूना लेके आ जाता है, या वह हमारे पास, और उनको घर दे देता। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनके दामाद की फैमिली करीब आती है, तो सूर्यकांत को लगता है कि इनकी पूरी फैमिली यहाँ बुला लो, बार बार मेरी बेटी को बाहर जाना पड़ता है। एक दूसरा घर इनकी पूरी फैमिली बुला लेता है, जिसमें इसकी बेटी का ससुर, सास और उसका दूसरा देवर जेठ जो भी था गणेश, उसको भी ले आता। और अब देखिए सूर्यकांत जेल में है, एक कत्ल का केस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 13, 14 कत्ल के केस चल रहे हैं, वो जेल में। तो ये गणेश पूरा उसके साथ जेल का काम सब संभालने लगता, जेल में जाके उसके साथ मुलाकात करता है, उसको कपड़ा दे के आना, पैसा पहुंचाना, उसका गैंग संभालना करना, और उसका वकीलों का साथ, ये जो भी होता है। तो उसका इसने आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स सूर्यकांत का और उसके परिवार का यकीन जीत लिया। और अगला जो उसने कदम उठाया, चाणक्य नीति वाला, गणेश कोमकर सरनेम उसका, जो छोटी लड़की थी जिसका दिमाग पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था, कोई डेफिशिएंसी थी, पागल नहीं थी, लेकिन पूरी तरह ब्रेन काम नहीं करता। इस आदमी ने ऑफर किया कि मैं आपकी उस बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। और एक बाप जिसको लगता था कि मेरी इस बेटी की शादी कभी नहीं होगी, उसके लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं था, और उसने गणेश की शादी अपनी उस बेटी से कर दी जो ब्रेन तौर पे हैंडीकैप थी। अब इससे गणेश का रुतबा आंधेकर फैमिली में और बढ़ गया कि इस आदमी ने हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमारी आधी पगली लड़की के साथ शादी कर ली, लेकिन उसके मंसूबे और थे। उसको पता था कि सूर्यकांत ज़्यादा समय जेल में ही रहता। छोटा बेटा कृष्णा, उसकी भी शादी हुई है, जिसकी डेथ हुई है वनराज, वो भी शादीशुदा था। 2 बेटियां हैं उसकी, एक 10 साल की है, 8 साल की। कृष्णा है, उसके 2 बेटे हैं। कृष्णा एक नंबर का बदमाश है, लेकिन वो उसका तो जीजा था धनराज गणेश, तो उसके साथ उसकी भी इज्जत करने लगा कि हमारे घर की एक ऐसी लड़की के साथ इसने शादी की और हमारे बाप की सेवा कर रहा है। तो कुछ साल पहले जब जेल से छूट के आया सूर्यकांत, तो उसको पूना पुलिस ने तड़ी पार कर दिया। उसको 1 साल पूना के बाहर लगाना पड़ा। तो फिर उसके पूरे गैंग को ये गणेश ने संभाला, लेकिन साथ के साथ वो
सूर्यकांत आंधेकर की मजबूरियों का फ़ायदा उठा के उसके गैंग को अंदर अंदर से कमज़ोर करने लगा। उसकी निगाह थी सूर्यकांत के परिवार की पूरी जायदाद के ऊपर। लेकिन जब तक उसका बड़ा बेटा, जो किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी से इन्वॉल्व नहीं है, उसको रास्ते से हटाना। उसने सूर्यकांत के साथ काम करते करते पुलिस वालों से दोस्ती भी बनाई, बदमाशों से दोस्ती बनाई, रिश्ते बनाए और सूर्यकांत के दुश्मनों के साथ भी रिश्ते बना लिए। और अब से कुछ महीने पहले जब सूर्यकांत फिर वापस आता है अपना तड़ी पार का पीरियड पूरा करके, तो उसको उसके गैंग मेंबर पूरी बात बताते हैं अंदर की। ये बहुत बड़ा सदमा था, झटका था सूर्यकांत के लिए कि मैंने इस फैमिली के लिए क्या नहीं किया। इनको गांव से बुला के पूना जैसे शहर में 2 घर दे दिए, गाड़ियां दी, पैसा दिया, काम दिया, धंधा दिया, सेटल किया, सब किया, और ये मेरे ही पाँव पे कुल्हाड़ी चला रहे। लेकिन उसी समय जब वो कुछ करना चाहता था, उसको दोबारा तड़ी पार कर दिया जाता है। रिकॉर्ड इतना खराब है, दर्जनों मर्डर केस चल रहे हैं। फिर वो चला जाता है पूना के बाहर। लेकिन जब अपने बेटों के साथ जेल से रह के घर वालों से बात करनी थोड़ी मुश्किल होती, लेकिन तड़ी पार तो आप कहीं से भी फ़ोन कर सकते हो। तो उसने अपना जो शरीफ बेटा था वनराज आंधेकर, उसको कहा कि बेटा बहुत हो गया, अभी तुम गणेश को कहो और इसके भाई को कहो कि हमारे घर खाली कर दें और जहाँ जाना चले जाएं, ये और बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात है पिछले फ्राइडे की। संडे को मर्डर होता है, फ्राइडे को ये बात होती है। बाप अपने बेटे को कहता और बेटा अपने बाप का मैसेज अपने जीजा गणेश को देता है कि पिताजी ने ऐसे कहा है, आप प्लीज़ घर खाली कर दीजिए और जाइए। अब ये बात गणेश को हजम नहीं हुई, ना उसकी पत्नी को, ना उसकी बीवी की जो बड़ी बहन है, और उसका हस्बैंड जो है वो गणेश का भाई है। मतलब 2 भाइयों के साथ 2 बहनों की शादी हुई है, एक ही परिवार का हिस्सा हो गए सब। तो 2 दिन उन लोगों ने ये ठान लिया कि सूर्यकांत को मारना तो बहुत मुश्किल है, उसके साथ तो हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। एक शरीफ आदमी है जिसके साथ कोई नहीं रहता। जो छोटा कृष्णा है वो पूरा क्राइम का धंधा संभालता है बाप का, उसके साथ भी बदमाश रहते हैं, हथियार भी रहता है, सब रहता है। तो इनको सब सिखाने के लिए, बदला लेने के लिए, इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें घर से निकल जाने के लिए कहने की। अब घर सूर्यकांत का, प्रॉपर्टी उसकी, इतने साल उसकी मेहरबानियों पे आप पले, उसके बाद जब उसको आपकी हरकतें समझाती हैं, वो बोल देता है कि घर खाली करके जाइए, तो आप बदला लेने की सोच लेते। तो गणेश ने जो अपने सूर्यकांत के दुश्मनों के साथ जो रिश्ते बनाए थे इतने सालों में, उनकी शरण में चला जाता है कि अब आपके लिए मौका है सूर्यकांत से बदला लेने का, इसके बेटे को मार डालो। जो सॉफ्ट टारगेट था, जिसको आसानी से मारा जा सकता था। और इसलिए दोस्तों संडे की शाम को वनराज आंधेकर को मार दिया गया। अब उसके बाद सूर्यकांत आंधेकर पुलिस को अर्जी देता है कि मेरे बेटा की डेथ हो गई, मैं आना चाहता हूँ वापस, उसको परमिशन मिल जाती। मेरे जो सोर्सेज उस सैटरडे, अब मंडे को शाम को उसका फ्यूनरल हुआ, क्रीमेशन हुई बेटे की। जो लोग सूर्यकांत को और उसके छोटे बेटे कृष्णा को मिल के आए, उनसे आज मेरी बात हुई।
सूर्यकांत ने एक आंसू नहीं बहाया अपनी बेटे की मौत पे, और 1 मिनट के लिए वो सोया भी नहीं है एतवार से, संडे से। और उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह सुलग रही। उसी तरह कृष्णा छोटा, वो आग बबूला हो रहा है कि मैं अब इनको छोड़ूंगा नहीं। अब पुलिस ने दोनों बहनों को अरेस्ट कर लिया है। उनके दोनों हस्बैंड जो हैं, गणेश और उसका भाई, उनको अरेस्ट कर लिया है। कुछ और लोग भी अरेस्ट हुए और काफ़ी लोग अभी हिरासत में आने बाकी। लेकिन अब से तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसी तरह जैसे 1983 में हुई थी। एक एक करके बालुआ दे करके कातिल ढूंढ ढूंढ के मारे गए थे, उसी तरह सूर्यकांत आंदेकर अब गणेश और उसके साथियों को ढूंढेगा और मारेगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। बहुत स्टडी किया मैंने आंदेकर फैमिली को। वो पुराना वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं तो एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सो दोस्तों, एक जंग जो पहले दुश्मनों के साथ चल रही थी, अब वो परिवार में चलेगी। अब मुझे कोई हैरत नहीं होगी अगर सूर्यकांत अपनी बेटियों को भी मरवा दे या मार दे। वो कर सकता। उसके जवाइयों को तो मारेगा मारेगा। आने वाले 2-4 साल बहुत खून खराबा पूना में होगा, या जहाँ भी वो लोग जाएंगे होगा। तो देखिए, लालच, वो जो 2 घर हैं उनकी कीमत की बात नहीं है। वो 2-2.5 करोड़ के होंगे दोनों मिला के, लेकिन जो उसके एक शरीफ बेटे के साथ उसकी पूरा जो बिजनेस एम्पायर थी, उसको काबू करने के लिए जो षड्यंत्र उसकी फैमिली ने रचा, दामाद मिलके और बेटियों ने इनका साथ दिया, वो बात सूर्यकांत को अब सोने नहीं देगी, ना ही उसके छोटे बेटे कृष्णा को चैन से बैठने देगी। अब एक दूसरा राउंड शुरू होगा कत्लो गारत का, और पूना में एक बार फिर दहशत का दौर चलेगा। अब केस तो चलता रहेगा, लेकिन लड़ाइयाँ बंद नहीं होंगी। ये जंग की शुरुआत है और कुछ हफ्तों में ही इसका आगाज़ हो सकता है। इनकी जो नेक्स्ट पेशी, अगली पेशी जो कोर्ट कचहरी में होगी, जिन लोगों को पकड़ा है, उसके दामाद को, बेटियों को, वहीं पे कोई कांड ना हो जाए। और मुंबई और पूना की पुलिस कोई रिस्क नहीं ले रही। उनको पता है कि सूर्यकांत क्या कर सकता है और कृष्णा क्या कर सकता है, इसलिए वो भी बहुत सतर्क रहेंगे। लेकिन जब इस किस्म के हालात होते हैं और जिस शख्स के ऊपर खून सवार हो, वो अपना रास्ता तरीका ढूंढ ही लेते हैं। सो एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है पूना का अंडरवर्ल्ड। आने वाले दिनों में आपको फिर वहाँ लेके जाएंगे और आपको बताएंगे कि इस पूरे केस में आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या होने वाला है। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।